बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो आज मैं दरख्वास्त नवीसी और रसीद नवीसी के हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो दरख्वास्त नवीसी और रसीद नवीसी इंटर क्लासेस के हवाले से अहम है ही, साथ ही साथ जो हज़रात लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या SSSE की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी अहम लेक्चर है ये, क्योंकि इसमें दरख्वास्त नवीसी के हवाले से इंटरव्यू में मसाइबे में जो है सवालात पूछे जाते हैं कि दरख्वास्त का पेपर में कितने नंबर का सवाल होता है। इसके अलावा दरख्वास्त के हिस्सों के बारे में पूछा जा सकता है और मुख्तलिफ़ जो है उसके हिस्सों के बारे में उनके नंबरात के हवाले से पूछा जा सकता है। तो इसलिए जहाँ इंटर क्लासेस के तलबा के लिए ये वीडियो अहम है, तो साथ साथ जो हज़रात लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नाज़रीन, दरख्वास्त नवीसी जो कि इंटरव्यू के हवाले से अहम नुकात हैं उनके बारे में भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो चलते हैं अपने दरख्वास्त के हवाले से जो अहम जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं आपको बताता चलूँ कि ये दरख्वास्त नवीसी का सवाल जो है बोर्ड के इम्तहानात जो हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में सवाल होता है, सवाल नंबर 8 होता है। तो यहाँ गलती से 7 लिखा गया है, तो सवाल नंबर 8 होता है इंटर पार्ट 1 में। और ये जो है पंजाब बोर्ड्स के अलावा फ़ेडरल बोर्ड में भी ये सवाल होता है दरख्वास्त नवीसी के हवाले से इंटर क्लासेस में। तो चलते हैं समझते हैं कि असल में दरख्वास्त होती क्या है और उसके लफ्ज़ी और इस्तिलाही माने क्या हैं। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी माना देखते हैं या लुग़वी माना जो कि लुग़त में दिया गया है, वो है अर्ज़ी, गुजारिश, आरज़ू और अर्ज़। यानी कि इस लफ्ज़ का माना, दरख्वास्त का लफ्ज़ का माना होता है आरज़ू पेश करना, दरख्वास्त करना, अर्ज़ गुजारी करना। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और अगर इस्तिलाही माने में देखा जाए तो ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम इनफरादी या इज्तमाई मसाइल के हल के लिए किसी मजाज अफसर को गुजारिश लिख कर पेश करते हैं तो उसको जो है दरख्वास्त कहते हैं। यानी कि ऐसी तहरीर होती है जिसमें कोई जो लिखने वाला होता है वो मजाज अफसर को कोई मसला बयान करता है और उससे मुतालबा करता है या जो है उससे गुजारिश करता है कि इस मसले का हल निकाला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें दरख्वास्त लिखने में चंद एक गलतियाँ हो जाती हैं तलबा से, तो उनको दुरुस्त कर लें। उनके हवाले से देखें कि जो तर्ज़ तख़ातुब है उसमें जनाब या साहब का एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों इकट्ठे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों अल्फाज अरबी के हैं और दोनों का मफ़हूम एक ही है, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि बाज़ तलबा लिखते हैं बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, तो ये गलत हो जाता है। सिर्फ़ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल इस्तेमाल करें या बख़िदमत जनाब बख़िदमत प्रिंसिपल साहब, एक यानी कि लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है तर्ज़ तख़ातुब के बाद उन्वान ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि इंटर क्लासेस में एक नंबर होता है उन्वान का, तो तर्ज़ तख़ातुब का दूसरा हिस्सा होता है उन्वान, तो उसमें आपने उन्वान ज़रूर लिखना है, उसको मिस नहीं करना। और तीसरा, अलक़ाबात में सिर्फ़ जनाब अली लिखें, उसके साथ निदाइया की अलामत इस्तेमाल करें। अलक़ाब में जनाब अली चाहे सामने औरत है या मर्द है, दोनों के लिए एक ही यानी लक़ब इस्तेमाल करना है जनाब अली, और कोई इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि अगर औरत सामने है, प्रिंसिपल औरत हैं,
तो उनको आप लिख दें कि जनाब आलिया, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ जनाब आली लिखते हैं। अगला पॉइंट है, बराए मेहरबानी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि बराए मेहरबानी की तरकीब दुरुस्त है, क्योंकि बराए मेहरबानी का मतलब होता है मेहरबानी के लिए, और बराए मेहरबानी का माना होता है मेहरबानी करके। तो आप जो मजाज अफसर है उसको मेहरबानी हासिल करने के लिए नहीं लिख रहा है, बल्कि मेहरबानी आप कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके मेरा ये काम कर दें। तो बाज़ तलबा जो है मशकूर हूँगा लिख देते हैं, तो ये ना लिखें, बल्कि शुक्रगुज़ार हूँगा, तो ये दुरुस्त है। तो आगे चलते हैं कि दरख्वास्त लिखते कैसे हैं। तो दरख्वास्त के बुनियादी तौर पर 4 हिस्से होते हैं: तर्ज़ तख़ातुब, अलक़ाब, नफ्स मज़मून और इख्तिताम। तो अब हम साथ साथ हर उन्वान को बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना है। तो तर्ज़ तख़ातुब में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो मजाज अफसर है उसके ओहदा आ जाता है, उसकी जो है पता आ जाता है, और दूसरा हिस्सा होता है उन्वान। उन्वान में आपने दरख्वास्त का उन्वान लिखना होता है, जिस हवाले से आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो तर्ज़ तख़ातुब के पहले हिस्से में लिखा जाता है बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके आगे सख्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में आप कॉमा कहते हैं। फिर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, यानी कि जो पता है मजाज अफसर के दफ्तर का पता है, उसको लिखते हैं। फिर कॉमा लगाकर, यानी कि सख्ता लगाकर अलिफ बे जीम लिख दें, यानी कि उसका मुकम्मल एड्रेस ना लिखें, बल्कि पेपर की पॉलिसी के मुताबिक आपको मुख़फ़्फ़फ़ात लिख देने चाहिए, असल पता नहीं लिखना चाहिए पेपर में। तो अलिफ के बाद ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करें, बे के बाद भी ख़त्मा और जीम के बाद भी ख़त्मा। ख़त्मा यानी कि फुल स्टॉप जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो इसका 1 नंबर होता है, यानी कि आप अगर सही तरीके से लिख लेंगे बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज अलिफ बे जीम, तो इसको 1 नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। यानी कि दरख्वास्त को दाएं हाथ से, सीधे हाथ से आपने शुरू करना है, और बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज अलिफ बे जीम लिखना है, या अगर पता लिखना चाहें तो वो पता भी लिख सकते हैं। अगला होता है उन्वान। तर्ज़ तख़ातुब का दूसरा हिस्सा है उन्वान। उन्वान में आपने जिस हवाले से आपको दरख्वास्त का कहा गया है तो वो उन्वान लिखें। मसलन फ़ीस माफ़ी का है तो दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, या आपने काम के लिए छुट्टी लेनी है, कोई ज़रूरी काम पड़ गया आपको, तो उसका उन्वान होगा दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। या अगर आप का कोई पार्सल गुम हो गया है तो पोस्ट मास्टर को दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो दरख्वास्त बराए पार्सल गुमशुदगी, इस किस्म के उन्वान आपने लिखना है। तो इसका नंबर 1 होता है। अगला हिस्सा आ गया अलकाब। अलकाब दूसरा हिस्सा है दरख्वास्त का, इसमें जनाब अली आता है। आपको पहले भी बताया गया है कि आपने जनाब अली लिखना है, चाहे आगे से मर्द है मजाज अफसर या औरत है, आपने सिर्फ एक ही लिखना है, जनाब अली। अगला हिस्सा होता है नफ्स मज़मून। तो नफ्स मज़मून में जो है आपने अपना मुद्दा लिखना होता है। मुद्दा जो आपका होता है, जो आपकी यानी कि मज़मून होता है दरख्वास्त का, वो लिखना होता है। तो इसके कुल नंबर होते हैं 5 नफ्स मज़मून के। तो आपने इन 5 नंबरों को सिक्योर करने के लिए एक मज़बूत जो है नफ्स मज़मून लिखना होता है। तो नफ्स मज़मून के भी तकरीबन 3 हिस्से बनते हैं। पहले हिस्से में आप तमहीद लिखते हैं, तमहीद के तौर पर, यानी कि नहायत अदब से गुजारिश है। तो इसमें बाज़ तलबा जो है गलती कर जाते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश है ये लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको दुरुस्त तरीके से जो है मुअद्दबाना गुजारिश है इस किस्म के अल्फाज लिखने चाहिए। अगर ये आपको इमला नहीं आ रही तो आप सिंपल ही लिख दें नहायत अदब से गुजारिश है। तो ये तमहीद हो गया। फिर आपने अपना मुद्दा लिखना होता है दूसरे हिस्से में, और आखिर में आपने इख्तिताम करना होता है उस नफ्स मज़मून का।
तो नफ्स मज़मून का इख्तिताम भी जो है बेहतर होना चाहिए, यानी कि आपकी ऐन नवाजिश होगी, इस किस्म के जुमले जो है बेहतर तरीके से लिखने चाहिए। तो इसके नंबर होते हैं 5। अगला हिस्सा होता है इख्तिताम, जो कि इख्तितामिया यानी कि होता है दरख्वास्त का, उसमें दरख्वास्त का इख्तिताम हो रहा होता है। तो बाएं साइड पर यानी कि बाएं हाथ पर, जिसे आप उल्टा हाथ कहते हैं, उस तरफ जो है आपने अल-आरिज़ की हेडिंग देनी है, और सीधी तरफ यानी कि दाएं तरफ जो है आपने तारीख़ लिखनी है। अल-आरिज़ के नीचे आपने आपका ताबेदार या आपका ताबे फरमान या आपका ताबेदार शागिर्द, नीचे नाम, रोल नंबर, ये लिखने हैं, इसका 1 नंबर होता है। और दूसरी साइड पर आ जाता है तारीख़। तो तारीख़ ज़रूर लिखा करें, दरख्वास्त में तारीख़ ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। अल-आरिज़ का जैसे 1 नंबर है, उसी तरह तारीख़ का भी 1 नंबर है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो ये जो है आपका 1 नंबर ज़ाया हो जाएगा, आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो है आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो दरख्वास्त में अल-आरिज़ के सीध में तारीख़ लिखें, और तारीख़ को उर्दू हिंसों में कोशिश करें कि उर्दू हिंसों में लिखें। तो ये दुरुस्त तारीख़ लिखने का ये तरीका है। तो इस तरह तारीख़ लिखें, तो ये जो है आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इख्तिताम के 2 नंबर होते हैं, अल-आरिज़ का 1 नंबर और तारीख़ का 1 नंबर। अल-आरिज़ का आपको समझा दिया है कि कैसे लिखना है, और तारीख़ जो है बाईं साइड पर अल-आरिज़ के सीध में ही जो है इसको लिखना है, और तारीख़ लिखनी है नीचे, तारीख़ की हेडिंग देकर नीचे तारीख़ लिखनी है जो होगी। तो कुल नंबर जो है दरख्वास्त के 10 होते हैं। तो आपको पहले बता दिया गया है कि तर्ज़ तख़ातुब के 2 नंबर होते हैं, यानी कि एक हिस्सा हो गया बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, और दूसरा हो गया उन्वान का। और अलकाब के भी 1 नंबर होता है, 3 नंबर हो गए। और नफ्स मज़मून के 5 नंबर, 8 नंबर हो गए। और इख्तिताम के 2 नंबर होते हैं, अल-आरिज़ का और तारीख़ का नंबर मिलाकर 2, 8 और 10 नंबर, कुल नंबर 10 हो गए। तो ये होते हैं दरख्वास्त के 10 नंबर। नाज़रीन अज़ीज़ तलबा, अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो कि लेक्चर का अगला हिस्सा है, यानी कि दरख्वास्त के अलावा जो आपका पेपर में सवाल होता है वो होता है, साथ ही दरख्वास्त के होता है रसीद नवीसी। तो उसके हवाले से देखते हैं कि रसीद क्या होती है और उससे कैसे लिखना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, रसीद भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने होते हैं पहुँच, पहुँचना और वसूली की तहरीर। तो इस्तिलाही माना होता है किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। तो कुरान मजीद में भी हमें हुक्म है कि जब भी हम कोई यानी कि सौदा करें, कोई लेन देन करें, तो उसका जो है सबूत के तौर पर जो भी मुआहदा होता है उसको लिख लिया करें, ताकि बाद में जो है कोई एक गलत फहमी पैदा ना हो। तो इस हवाले से रसीद लिखी जाती है, यानी कि जब किसी चीज़ का लेन देन, रकम की वसूली करते हैं, तो उसके हवाले से हम एक सबूत के तौर पर कुछ न कुछ तहरीर लिख लेते हैं, तो उसको रसीद कहते हैं। रसीद लिखने के हवाले से ज़रूरी बातें जो हैं, सबसे पहले तो आपने उन्वान लिखना होता है, यानी कि रसीद का जो उन्वान है उसको लिखते हैं। फिर सफ़े के वस्त में जो है आपने अपना पेज जो है उसके वस्त में बैसे तहरीर के लिखते हैं। तो ये एक फ़ारसी का कलमा है जिसका माना होता है इस तहरीर को लिखने की वजह यह है कि रसीद के हवाले से चंद एक इस्तिलाहात भी हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, अज़बर होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में उनको बेहतर तरीके से रसीद का सवाल जो है हल कर सकें। तो वो इस्तिलाहात जो हैं मैं लेक्चर के एंड पर जो है, वीडियो के एंड पर जो है आपको पेश करूँगा। तो अब चलते हैं अपने जो बुनियादी चीज़ है हमारी, यानी कि हम चलते हैं अब रसीद के हवाले से कि रसीद कैसे लिखनी है। जैसे ही आप रसीद शुरू करेंगे तो सबसे पहले उन्वान लिखेंगे। तो सफ़ा जो है आपका उसके दाएं साइड से आपने शुरू करना है,
और उन्वान लिख कर आगे राब्ता की अलामत इस्तेमाल करनी है, और जो उन्वान होगा रसीद का वो लिखना है। यानी कि आप कोई किराया मकान के हवाले से आपने रकम वसूल की है तो उसको उन्वान के तौर पर इस तरह लिखेंगे, रसीद बराए वसूली रकम बाबत किराया मकान। और दूसरा पॉइंट जो है आपका बैसे तहरीर आंके, इसको लिखना है, और इसके शुरू या आखिर में कोई अलामत नहीं लगानी, बस सिर्फ सादा तौर पर आपने बैस तहरीर आंके लिखना है। और फिर जो है असल मुनफ़्स मज़मून है रसीद का वो लिखना शुरू कर देना है। तो जो भी यानी कि नया पैराग्राफ जब भी हम शुरू करते हैं तो दाएं साइड पर थोड़ा सा जो है फासला छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो रसीद लिखने का बुनियादी तौर पर तरीका ये है कि उसको आप लिखें मुबलिग 8,000 रुपये, 7 हिस्सों में भी 8,000 लिखें, और जिनके निस्फ़ जिनके मुबलिग 4,000 रुपये होते हैं। तो निस्फ़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है रसीद का? बुनियादी तौर पर इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर असल रकम है उसमें कोई यानी कि तब्दीली करना चाहे तो वो तब्दीली हो सकती है, लेकिन जब आप उसका निस्फ़ भी लिख देंगे तो उसमें यानी कि कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने 8,000 वसूल किए थे तो रसीद पर कोई और रकम लिख दे तो वो यानी कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो आपको धोखे से बचाने के लिए, अपने आप को धोखे से बचाने के लिए उसका निस्फ़ भी लिखें कि 8,000 के निस्फ़ होते हैं 4,000। बाबत किराया मकान, किराया मकान जो भी यानी कि मकान है उसका पता लिखना है। बराए माह अप्रैल वसूल पार कर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे, यानी कि सबूत के तौर पर रहे, सनद रहे, सबूत रहे, और ज़रूरत के वक्त काम आए। तो ये नफ्स मज़मून यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो अब उसका इख्तिताम आता है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। अल अबद जो कि लिखने वाला होता है, यानी कि जिसने रसीद लिखी होती है, और 2 गवाह होते हैं। 2 गवाह होते हैं, गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2। तो अल अबद में जो लिखने वाला होता है उसने पता लिखना होता है, अपना नाम पता। अगर आप यानी कि पेपर के हवाले से लिख रहे हैं तो आपने अपना रोल नंबर लिखना है और दस्तखत। और गवाह के तौर पर आपने फ़र्ज़ी 2 गवाह लिखने होते हैं, गवाह शुदा नंबर 1, गवाह शुदा नंबर 2। तो नाम पता CNSE वगैरह इनका भी लिखना है, दोनों का, यानी कि दोनों साइड पर गवाहों के नाम पता, और सेंटर में जो है आपने जो रसीद लिखने वाला है यानी कि आप अपने हवाले से लिखेंगे अबद, अल अबद के नीचे। तो आखिर में आपने तारीख़ ज़रूर लिखनी है कि उस रसीद लिखने की तारीख़ क्या थी। तो मसलन 15 अप्रैल 2023। तो अब इसके हवाले से जो रसीद के हवाले से चंद एक इस्तिलाहात हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। तो अगर रुपयों के हवाले से लिखना है तो मुबलिग 2,000 रुपये लिखा जाता है, मुबलिग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुबलिग की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। अगर पैसों की तादाद के लिए मवाज़ी का इस्तेमाल होता है, मवाज़ी या मुबलिग। और ज़मीनी पैमानों के लिए भी मवाज़ी का इस्तेमाल होता है, मवाज़ी 7 कमरे, मवाज़ी 4 कनाल वगैरह। बड़े जानवरों के लिए रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 1 रास गाय, 1 रास भैंस, 1 रास बैल वगैरह। छोटे जानवरों के लिए शाख इस्तेमाल होती है इस्तिलाह के तौर पर, 1 शाख बकरा, 1 शाख बकरी वगैरह। घोड़े और गद्दे के लिए लगाम इस्तेमाल होती है, 1 लगाम घोड़ा वगैरह। ऊँट और ऊँटनी के लिए नकील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 नकील ऊँट, 1 नकील ऊँटनी वगैरह। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।